मुद्दा कौन सा है जो आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन का गया है जनता तक? की बार 4 से पार तो थोड़ा प्रेशर में आते हैं, आप डर लगता है आपको? ये 140 सीटों के लिए तरस जाएंगे। और जो आज का जन समर्थन था, उम्मीद से ज्यादा जन समर्थन था। योगी जी के करीबी लोग समाजवादी पार्टी का प्रचार कैसे कर रहे हैं? खेल क्या है ये? क्या योगी बना मोदी की लड़ाई ज्यादा बढ़ गई है? क्या आपके दिमाग में था कि धर्म का मुद्दा सिर्फ जाति से खत्म किया जा सकता है? आपके मन में आता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं ये मंत्रालय लूंगा? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव अपने शबाब पर है, पीक पर है। नेताओं की रैलियों का दौर दिन रात तेज हो रहा है। बहुत तेज गर्मी है। अब 40, 42, 44 तो 45 डिग्री तक का तापमान है। तो मुझे लगा कि कुछ रैलियों को देखा जाए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ मैं रैली में आया। फूलपुर में मैंने देखा भीड़ का वो जनसैलाब। मैंने कई रैलियां देखी अखिलेश यादव जी के साथ, कई रैलियां कवर की है बाकी नेताओं के साथ भी, लेकिन इतना जोश, इतना उत्साह, इतना उन्माद था कि भीड़ मंच तक आ गई। दोनों नेता, राहुल गांधी बाद में आए, लेकिन भीड़ इतनी, अपने नेता को पास में देखने की चाहत इतनी कि दोनों नेता बस हाथ हिला के और बातें करके चले गए। भीड़ के मारे मंच पे भाषण नहीं दे पाए। लेकिन मुद्दे क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या संभावना है इंडिया गठबंधन की बात करने के लिए मेरे साथ अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। माहौल जो चल रहा है, आपके नारे तेज चल रहे हैं, उनके और तेज चल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भाषा की मर्यादा जितनी इस चुनाव में देखने को मिली, जितनी निम्न स्तर की भाषा देखने को मिली, उतनी पहले शायद कभी नहीं देखी गई। ये भाषा की मर्यादा इतनी खराब क्यों हो रही है देश में? हाँ, ये चुनाव जो देश का चुनाव हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि एक मनमर्जी के खिलाफ 140 करोड़ जनता के बीच का चुनाव है। मनमर्जी बनाम 140 करोड़ जनता, और बदलाव के लिए जनता तैयार है। संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे। सवाल यह है कि जनता को भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी पर। जितनी भी इन्होंने बातें कही, जितने भी वादे किए, सब झूठे निकले। और इधर उनकी कहानियां जो पहले सुनाते थे, आज वही कहानियां सुना रहे हैं। उनकी कहानी पुरानी है, उनके जो डायलॉग हैं वो घिसे पिटे हैं। बीजेपी अब तक तो दूसरों से झूठ बोलती थी, अब वो अपने आप से झूठ बोल रही है। और जो नेगेटिव नैरेटिव उन्होंने दूसरों के लिए तैयार किया था, वो आज नेगेटिव नैरेटिव में खुद फंस गई है। इस बार बदलाव होगा, और क्योंकि हार के करीब पहुंच रहे हैं इसलिए भाषा बदल रही है। लेकिन दूर जनता जो देख रही है वो जानती है कि उसे संविधान बचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, जिससे पिछड़े दलित आदिवासी, पिछड़े दलित आदि आबादी को हक, सम्मान और अधिकार मिलते हैं, उससे छेड़खानी की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन जो अपील कर पा रहा है, ये जो भीड़ है, ये जो खुशी है, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है जो आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन का गया है जनता तक? जो पिछले 10 साल दिल्ली की सरकार की और 7 साल लगभग उत्तर प्रदेश की सरकार, किसानों को कहा कि आय दोगुनी हो जाएगी, इधर उनकी लागत बढ़ गई, किसी भी फसल की कीमत नहीं दे पाए, पैदावार का जो लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लोग आजकल जानकारी रखते हैं, इनके 10 साल की सरकार में 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो काले कानून लेकर के आए थे किसानों की फसल के लूट के लिए, किसानों की ज़मीन को कब्जा करने के लिए। इन्हें कोई परवाह नहीं हुई। तब भी जब इन्होंने थार किसानों पर चढ़ा दी तो एक एक किसान के परिवार के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें कैसे सत्ता से हटाया जाए। वहीं जहाँ किसान को संकट में डाल दिया इन्होंने, दूसरी तरफ नौजवान, हर परीक्षा पेपर लीक हो रहा है उनका। जो परीक्षा देने जाते हैं उसका पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं। हाल में नौजवानों ने लाखों लाख फॉर्म भरे थे पुलिस भर्ती में। 2 दिन परीक्षा कराई गई। सरकार ये कहती थी कि बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन वो भी परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि उसका भी पेपर लीक हो गया। तो अगर हम पूरा हिसाब लगाएं, जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया परीक्षा न देने की वजह से या पेपर रद्द होने की वजह से, वो लगभग उत्तर प्रदेश में 60 लाख हैं। अगर इन्हीं 60 लाख बच्चों के माँ बाप को हम जोड़ दें तो 3 सदस्य सरकार से जो नाराज़ हैं, तो 3 गुणा 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख बनता है। यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हो गया। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी
कैसे बचेगी जब इतने बड़े पैमाने पर लोग नाराज हैं इनसे? और महंगाई देखिए कहाँ पहुंच गई, दवाइयाँ महंगी हो गई, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, खाद से चोरी हो गई। पहले 5 किलो खाद कम की, फिर 5 किलो कर दी कम। सुनने में आया कि इन्होंने ज़बरदस्ती डीएपी को बोरी के साथ साथ नैनो यूरिया खरीदवा दी। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने नैनो यूरिया इंट्रोड्यूस की थी वो भी भारत छोड़ करके भाग गया। तो आखिरकार आपने जनता के लिए क्या काम किया? तो इसलिए जनता विकल्प के रूप में जनता समर्थन इंडिया गठबंधन को दे रहा है। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को इस बार बड़े पैमाने पे सीटें मिलेंगी। और जो आज का जन समर्थन था, उम्मीद से ज़्यादा जन समर्थन था। लोगों ने या हमारी पार्टी के कैडर के लोगों ने ये तैयारी की थी कि कम लोग आएंगे, लेकिन जब सभा भीड़ देखी थी आज, और सभा में जो लोग आए वो कई गुना लोग आ गए। ये जोश कहाँ से आता है? इतनी तपती गर्मी में बैरिकेडिंग तोड़ के आपके पास चले जा रहे हैं दीवानगी, ये आता कहाँ से अंदर से? ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जनता ये सोचती है कि अच्छे दिन तो आए नहीं, कम से कम खुशियों के दिन और सुनहरे दिन तो आ जाएं। और अच्छे दिन लाने वालों को हटाने के लिए सुनहरे दिन और खुशियों के दिन लाने के लिए ये जन सैलाब दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, जब वो नारा लगता है अब की बार 400 पार, तो थोड़ा प्रेशर में आते हैं आप? डर लगता है आपको? नहीं, वो बात जो 400 पार की थी वो संविधान बदलने के लिए थी। ये तो आप लोगों ने ट्विस्ट कर दिया उसको, बात नहीं, ट्विस्ट नहीं किया। और अगर हम 400 पार की भी बात सोचें तो बाद में बात समझ में आई कि बीजेपी कह रही है कि 400 पार सीटें जीतेंगे, मतलब 543 सीटें हैं। तो 400 अगर हम हटा दें तो बीजेपी बात कर रही थी 143 सीटों के लिए। और यकीन करिए, जितनी नाराजगी बढ़ रही है, जितना गुस्सा बढ़ रहा है, हर चरण में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और देखिएगा आप, जब 7 चरण के चुनाव खत्म होंगे तो जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पे होगा। जो लोग 400 की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे, 143 दूर, ये 140 सीटों के लिए तरस जाएंगे। आपकी तो लॉटरी लग रही है। जिस समय वैक्सीन नहीं लगवाई थी उस समय सब आप विलेन बने हुए थे, और अब कोविशील्ड का मामला आया और फिर आपका बयान दोबारा रील बन के जारी हो रहा है कि आपने। दुख की बात तो ये है कि अब वैक्सीन कंपनी और वैक्सीन वाले लोग ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन हमने मार्केट में दी थी, लोगों को लगा दी थी, अब वो वापस ले लेंगे। मुझे कोई बता दे, दुनिया का कौन सा ज्ञान है कि अगर वैक्सीन आपके शरीर में चली गई वो वैक्सीन वापस ले जाएंगे? इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जिससे सबको वैक्सीन लगवाई उससे भारतीय जनता पार्टी ने पैसा वसूल लिया, चंदा वसूल लिया। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जनता के बीच में चली गई है, भारतीय जनता पार्टी तो उसके बारे में बात ही नहीं करती है। कोई कल्पना कर सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने इतना पैसा वसूला जाएगा? इतना पैसा वसूला है। सच्चाई तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बना दिया है। और एक भ्रष्टाचार, ऑर्गेनाइज भ्रष्टाचार, और इसी भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। जहां बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए जिनसे, वो स्वाभाविक है मुनाफा कमाएंगे, और जब मुनाफा कमाएंगे तो वो महंगाई बढ़ेगी। तो भ्रष्टाचार और महंगाई का गठजोड़ जो बीजेपी ने किया वो इलेक्टोरल बॉन्ड में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि आप बड़े खुश भाषण देते हैं, ताली बजा देते हैं, जोश बजाते हैं, संवेदनशील नहीं है। प्रधानमंत्री देखते हैं संवेदनशील है, 2 बार रो दिए। आपको रोना क्यों नहीं आता है जनता का दर्द देख के? सवाल ये नहीं है कि आप इसलिए आंसू बहा रहे हैं क्योंकि आपने जनता को आंसू दिए हैं। ये बात आप महसूस कर रहे हो कि आपने जनता को आंसू दिए हैं। हर व्यक्ति की उतनी ही आस्था है, उतना ही सम्मान गंगा माँ के लिए जितना उनके मन में है। आपने क्या भरोसा दिलाया था कि माँ गंगा की सफाई हो जाएगी, पानी निर्मल और अविरल बहेगा, लेकिन आज देखो ना क्या हालत है गंगा की। और फिर जिस लोकसभा से आप जीत करके आते हैं, प्रधान सांसद जी ने ये कहा था कि इस लोकसभा को हम क्यूटो बना देंगे। वही काशी के लोग जिस तरीके से वैक्सीन का सर्टिफिकेट देख करके वोट डालने जाएंगे, काशी के लोग एक बार को क्यूटो की इमेज देख करके फिर वोट डालने जाएंगे। हाँ, ठीक बात है, बहुत बुरा हाल है। अमेरिका में एक बहुत बड़े डॉक्टर है, मेरे दोस्त है, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके ये कहा कि प्रधानमंत्री बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, बहुत ताकत होती है, हाथ पे न्यूक्लियर बटन होता है। तो जो प्रधानमंत्री इतना भावुक हो जाए, रोने लगे, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा मानसिक
मैं असंतुलन तो नहीं कहूँगा, कहना भी नहीं चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन क्या इतना जो परेशान हो उसको प्रधानमंत्री पद के लिए होना चाहिए? मैं इस बात को नहीं कहूँगा कि बहुत से लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत से लोगों के लिए कुछ विषय बहुत इमोशनल होते हैं। ये तो सामने वाला ही बता सकता है कि अ, सच्चे में दुखी हुए या नहीं दुखी हुए। उसमें मैं बहस इसलिए नहीं करना चाहता हूँ, किसी के इमोशन से हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी को वही सोचना चाहिए कि देश के इमोशन से भी उन्हें खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, वो आप नहीं कह रहे इमोशनल बात है, जब वो आपको शहजादा कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? नहीं, अगर वो शहंशाह हैं और शहजादा बोल रहे हैं तो इससे हमें कुछ बुरा नहीं लगता। एक शहंशाह अगर शहजादा बोले तो क्या खराब लगता है? क्यों बोलते हैं प्रधानमंत्री आपको? एक नेता है, पार्टी का अध्यक्ष है। आपको जनता में कोई ना कोई बात ऐसी रखनी है जो उनके दिलो दिमाग में चली जाए, याददाश्त में चली जाए। तो कोई बड़ी बात या साइंटिफिकल या टेक्नोलॉजी वाली बात कहेंगे तो नहीं याद रखेगी ना जनता। तो इसीलिए वो जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने के लिए और दूसरों पे कुछ न कुछ आरोप गढ़ने के लिए ये बात कही जाती है कि शहजादे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत अमीर लोग हैं, समझ नहीं पा रहे हैं सच्चाई को। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी जनता के दुख दर्द को नहीं समझी है। और याद रखिएगा, लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं समझता है वो समय आने पर जनता उन्हें बदल देती है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं इस बार आपने धर्म की राजनीति को जाति की राजनीति से कन्वर्ट कर दिया। कुर्मी समाज का खास तौर से लोग कह रहे हैं कि आपने इतना बढ़िया इस बार जाति का कार्ड खेला, सबसे ज़्यादा कुर्मी जाति को वोट दिए। फूलपुर जहाँ हम गए हैं, बीजेपी से आया व्यक्ति आपने जाति देख कर टिकट दे दिए। क्या आपके दिमाग में था कि धर्म का मुद्दा सिर्फ जाति से खत्म किया जा सकता है? देखिए, लोग ये कहते हैं कि आपका डेमोक्रेसी में आपकी केमिस्ट्री ठीक हो, अर्थमेटिक ठीक हो। मेरी कोशिश यही रही कि अगर बीजेपी अपना अर्थमेटिक ठीक कर सकती है, जाति के आधार पर अपना सोशल इंजीनियरिंग कर सकती है, तो समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? इस बार समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि जो लोग कभी छूट जाते हैं कई बार, और पिछड़े, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक का जो नारा दिया हम लोगों ने पीडीए परिवार बढ़ाने का, तो पीडीए का जो नारा दिया उसी के तहत हम लोगों ने कोशिश की है कि पीडीए परिवार के लोगों को ही ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दें, चाहे वो कुर्मी समाज हो, अन्य बैकवर्ड समाज हो, या जिनकी बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं होती है, उन लोगों को भी कोशिश की है कि शामिल किया जाए। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि ये योगी जी और मोदी जी की जो जंग चल रही है, सो कॉल्ड जंग चल रही है, शीत युद्ध की खबरें आ रही हैं, उसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो बड़ा वायरल कर रहे हैं और उदाहरण देते हैं कि आपने उनके सबसे करीबी, जैसे राजा भैया को उदाहरण देते हैं कि उनके करीबी लोगों को आपने तोड़ लिया, वो अब आपकी तरफ आ गए। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, दो उदाहरण है। योगी जी के करीबी लोग समाजवादी पार्टी का प्रचार कैसे कर रहे हैं? खेल क्या है ये? क्या योगी बनाम मोदी की लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई है? ये तो बीजेपी को समझना होगा कि उनके आपस में क्यों एक दूसरे में झगड़ा हो रहा है या एक दूसरे को क्यों नीचा दिखाया जा रहा है। ये बीजेपी बता सकती है, और कोई ये समाजवादियों का करा हुआ नहीं है। ना समाजवादी कभी से लाभ लेना चाहती है इस झगड़े से। समाजवादी लोग आखिरी होंगे कि नहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा उसका लाभ लें। ये झगड़ा पुराना चल रहा है। यूपी में अभी तक चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं हो पाया। कई अधिकारी जिनका सपना था कि वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे, उनका सपना तोड़ा है इन सरकारों में, और मनी मन दुखी होकर घर चले गए, बेचारे रिटायर हो गए। इस तरह डीजीपी नहीं बन पाया उत्तर प्रदेश में। तो सोचिए, ये कोई झगड़ा समाजवादियों का कराया थोड़ी है। तो मतलब आपको लगता है कि ये इसलिए नहीं बन पा रहा कि योगी बनाम मोदी की जंग है? कहीं आपको लगता है? मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी के अंदर क्या जंग चल रही है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा चल रहा है जिससे उत्तर प्रदेश को लाभ नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का भला नहीं हो रहा। तमाम देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन चैनलों ने चलाया कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री पद को लेकर, राहुल गांधी के नाम को लेकर सहज नहीं है, अभी वो तय नहीं कर पा रहे हैं। कुछ प्लानिंग है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कौन प्राइम मिनिस्टर? देखिए, जो भी प्रधानमंत्री बने, समाजवादियों की कोशिश है कि तमाम चेहरों में एक चेहरा कोई प्रधानमंत्री बने। उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके मन में आता है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो मैं ये मंत्रालय लूंगा? नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आता हो। मेरे मन में केवल ये आता है कि लोकतंत्र बच जाए, संविधान बच जाए, और जो गरीब दुखी लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आए। क्योंकि इधर हम देखते हैं कितना बड़ा देश हो गया। सोचो, आप राशन की बात करती है सरकार, फिर कहती है विश्व गुरु बन जाएगी भारत, फिर कहते हैं कि हम विकसित भारत बन जाएंगे। अगर विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो शिक्षा का क्या स्तर हो? हमारे गरीबों को कम से कम वो अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वो अपनी मेहनत से, अपने बुद्धि से आगे बढ़ सकें।
तो ये जो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है सरकार, इसी की लड़ाई है कि उनको भी मौका मिले। आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं आप 4PM नेटवर्क के थ्रू? मैं 4PM नेटवर्क के माध्यम से सभी देखने वालों को कहूँगा कि ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में आप और सब लोग जुड़ जाएं। और 4 जून न केवल खुशियों का दिन आने वाला है, बल्कि वो दिन प्रेस के लिए भी खुशियों का दिन होगा, क्योंकि उसी दिन प्रेस के लोग भी फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिन मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपने सभी बहुत धन्यवाद। तो ये थे अखिलेश यादव, और जो बता रहे थे कि संविधान बचाने की लड़ाई अब किस स्तर तक आ गई है। आप महसूस करेंगे कि ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। कैसा लगा ये इंटरव्यू? अपनी राय से जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।